हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज से हम लोगों का जो एक महीने का जो प्लान है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मास्टर प्लान के साथ और बहुत अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हम लोग किस तरीके से पढ़ा जाए या किस तरीके से हर एक एस्पेक्ट को समझा जाए और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे पूरे एक महीने तक, ताकि हमारा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक पर बोला जाए जो बिजनेस स्टडीज़ है वो दोनों कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये सीबीएसई का क्लास है, जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं, थंबनेल में भी लिखा गया है। तो इसी तरीके से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एक बोला जाए कि पूरा एस्पेक्ट के साथ पढ़ेंगे। और हम लोग आज के अगर रूटीन के बारे में अगर देखा जाए तो आज के रूटीन में हमारे पास क्या था, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्या क्या था, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो अगर ये चैप्टर आप लोगों को बहुत दिक्कत होता है कि नहीं, तो ये चैप्टर को हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आज न्यूमेरिकल्स के साथ साथ उसके एस्पेक्ट को भी समझेंगे और एक बार बोला जाए कि उसके जो भी पॉइंट टू पॉइंट है उन सारे चीज़ों को एक एक कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को यहीं से शुरुआत करना है और देखिए जो नोट्स होगा वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा आप लोगों को, तो उसमें हिचकिचाने वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर बोला जाए कि एक टीचर होने के नाते मैं साथ ही साथ पढ़ाने के साथ साथ अगर आप लोगों को प्रॉपर नोट्स मिले तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो आज ही जाइए, टेलीग्राम हमारा है भाई, खुला एकदम मैदान है, आप लोग जाकर एकदम मस्ती से वहाँ पर लूट लीजिए और उसे प्रिंट आउट भी करा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो यहाँ पर एक वर्ड बोला गया है एग्रीगेट डिमांड, एक वर्ड बोला गया है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड आया है, एक एग्रीगेट आया है, एक आया है डिमांड। तो दोनों को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, कि एग्रीगेट का मतलब क्या होता है और डिमांड का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ उन दोनों के एस्पेक्ट को भी समझेंगे। तो अगर एग्रीगेट डिमांड के बारे में बोला जाए तो एग्रीगेट मतलब होता है पूरा, पूरा मतलब क्या, पूरा डिमांड कितना हुआ है। और डिमांड का मतलब कि जो भी पर्सन विलिंग टू बाय समथिंग, पर्सन विलिंग टू बाय समथिंग, क्या, टू बाय समथिंग। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीके से देखना है हम लोगों को। अब समझो कि एक पर्टिकुलर, जैसे मैं सुनील सर है, ठीक है, अगर कहीं पर जा रहा हूँ किसी दुकान पर और मैं वहाँ से परचेस कर रहा हूँ कोई भी चीज़, मतलब क्या, एक तरीके से ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर हमने दुकान से परचेस करी, इसका मतलब क्या होगा कि हमने एक मार्कर का जो डिमांड है वो क्रिएट किया है कि नहीं। और मेरे पास पैसा भी है, जैसा कि मैंने डिमांड के बारे में बताया कि डिमांड तभी क्रिएट होता है जब एक बंदे के पास पैसा रहता है और वो उस पैसे से पर्टिकुलर कोई भी कमोडिटी को खरीदता है। ठीक है, तो वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, पूरा डिमांड, मतलब क्या, सम ऑफ टोटल commodities value that are willing to purchase by the purchased by the household। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि जितना भी कमोडिटी, अब जैसे मान लो कि हमने एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल लेने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि एक अमन है, ठीक है, एक श्याम है, एक रोहन है और एक सुनील सर है। ठीक है, तो मान लो कि अगर अमन ने अकेले डिमांड करा है तो वो क्या हो गया, एक तरीके से वो हमारा हो गया इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, तो अमन ने मान लो कि 5 पेंसिल का डिमांड करा है, श्याम ने 4 पेंसिल का डिमांड करा है, रोहन ने 4 पेंसिल का डिमांड करा है और सुनील सर का थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, 6 पेंसिल का डिमांड करा है। इसका मतलब ये टोटल डिमांड कितना हो गया, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 6 19। तो टोटल जो एग्रीगेट डिमांड हुआ है, मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स या जितने भी हाउस होल्ड के पर्सन जो डिमांड करते हैं मार्केट में, टोटल डिमांड, एक तरीके से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, 19 पेंसिल का। इसी तरीके से हाउस होल्ड के द्वारा या फिर बोला जाए जो डिमांड है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके द्वारा, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हमेशा जो डिमांड क्रिएट किया जाता है वो कंज्यूमर के द्वारा क्रिएट किया जाता है।
तो आई होप सो यहाँ थोड़ा बेसिक चीज़ें आप लोगों का कंप्लीट होगा। अब अगर देखा जाए एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट सप्लाई कौन करता है भाई? एग्रीगेट मतलब पूरा, और जो सप्लाई हमेशा कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। कौन करता है? प्रोड्यूसर। अब मान लो कि एक कंज्यूमर कभी भी सप्लाई कैसे कर सकता है? तुम ये सोचो, माल को तुम्हारे तक पहुंचाने, मतलब एक कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम किसका रहता है? प्रोड्यूसर का। तो जितना भी ये विलिंग टू, मतलब एक इन्वेस्ट, मतलब जितना भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है एक प्रोड्यूसर आने वाले साल में, एक प्रोड्यूसर आने वाले साल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पर देखा जाए प्रोड्यूसर, जैसे मान लो कि रिलायंस है, रिलायंस एक प्रोड्यूसर है, टाटा है, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारी कंपनी है, जैसे मान लो कि बिरला है। तो ये मान लो कि इसने 50 बॉक्सेस ऑफ सीमेंट इसने लाने का कोशिश करा, इसने 50 बॉक्सेस कुछ सप्लाई किया, इसने मान लो कि 35 बॉक्सेस का इसने सप्लाई किया। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 5 5 4 9 9 और 9 और 3 12 125 बॉक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीगेट जो सप्लाई हुआ है वो कितना हुआ है? एक तरीके से उसको बोला जाए एग्रीगेट सप्लाई। तो 125 जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई हुआ, और जो सप्लाई होता है हमेशा किसके द्वारा होता है? प्रोड्यूसर की तरफ, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को देखना है कुछ तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग कंपोनेंट्स की तरफ चलेंगे कि आखिरकार कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, और कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बेफिक्र होकर और मजा कीजिए, मस्ती से पढ़ते चलिए, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेंगे हम लोग फटाफट। हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। एक एक करके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। पहले एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट, फिर एग्रीगेट सप्लाई का, ठीक है। अगर देखा जाए तो अगर हम लोगों को कि कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या है, ठीक है। देखो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या है? देखो दो तरीके का इकोनॉमी होता है। अगर पहला बोला जाए तो पहला जो होता है क्लोज्ड इकोनॉमी होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? ओपन इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा होता है ओपन इकोनॉमी। पहले इसके बारे में समझना जरूरी है, ठीक है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी का अंतर क्या है, पहले ये समझ लेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा फटाफट हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है वैसा इकोनॉमी, जैसे हमारा भारत क्या है? हमारा भारत जो है एक पर्टिकुलर एक तरीके से इकोनॉमी फील्ड है, जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसके बदले उनको पैसा मिलता है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर कोई भी देश या कोई भी इकोनॉमी, अगर इंडिया, अगर मान लो कि 1991 से पहले हमारा देश जो 1991 से पहले था वो क्या था? क्लोज्ड इकोनॉमी था 1991 से पहले, ठीक है। प्री 91, क्योंकि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ, वो हम लोग इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर बोला जाए कि कोई भी कंट्री अगर एक्सपोर्ट नहीं करता है, क्या नहीं करता है? एक्सपोर्ट नहीं करता है, और वो किसके बारे में बात करता है? सेल्फ रिलायंस के बारे में। मतलब सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हो गया कि अपने आप पर निर्भर होना, और वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करता हो। क्या? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जनरली आप लोग ये समझना, ठीक है। ना बाहर देश से कुछ मंगा रहा है, ना बाहर देश को कुछ दे पा रहा है, क्योंकि देगा कैसे? एक बार बताओ, जब सेल्फ रिलायंस के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी, वैसा इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिनिमम करता हो, बहुत कम करता भी होगा तो थोड़ा बहुत अगर नेसेसिटी के सामान है तो वो सब किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? तो जो इकोनॉमी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत कम करता है वो कौन सा हो गया? क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लियर। ये बात याद रखना है। और जो ओपन इकोनॉमी होता है वैसा इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा करता है, ह्यूज अमाउंट पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का बहुत ही मेजर मामला है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट करता है कोई कंपनी तो उसको ज़्यादा लाभ होता है एक तरीके से, या फिर इंपोर्ट करता है तो उसको कम लाभ होता है। तो ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ेंगे। बस ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है और ओपन इकोनॉमी क्या होता है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब देख लेते हैं फटाफट कंपोनेंट, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं या कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। चलिए
अब अगर देखा जाए तो क्लोज्ड जो इकोनॉमी है उसमें 2 सेक्टर आता है, एक टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, और एक आता है 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। क्या? 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, ठीक है। और जो हमारा ओपन इकोनॉमी में आता है, ओपन इकोनॉमी मैंने क्या बताया कि जहां पर एक्सपोर्ट होता हो या इंपोर्ट होता हो बहुत ही लार्ज मात्रा में, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। अभी बताएंगे सेक्टर कौन कौन से, 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, ठीक है। अब देखो यहां पर पता चल गया कि भाई अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताओ भाई कि क्लोज्ड इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर होते हैं या मॉडल, कौन कौन से सेक्टर ऑफ मॉडल होते हैं इकोनॉमी के, तो हमने देखा कि 2 सेक्टर और 3 सेक्टर। अब 2 सेक्टर में क्या क्या आ गया भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, जो भी कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड ऐसे लिखते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड ऐसे करके, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग, ठीक है। और आई इज इक्वल टू मतलब क्या, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब 2 चीज़ क्या क्या अभी बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया। अब 3 सेक्टर में देखो, 2 सेक्टर में कंजम्पशन मतलब हाउस होल्ड आ गया एक तरीके से, और एक तरीके से प्रोड्यूसर आ गया जो इन्वेस्टमेंट किया गया। अब 3 सेक्टर में गवर्नमेंट भी आ जाएगा, मतलब क्या, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये दोनों के बारे में पता ही है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर। अब यहाँ पर क्या, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार भी कुछ खर्च करती है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्या हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ तक क्लियर, आई होप सो यहाँ तक। अब उसके बाद देख लेते हैं फटाफट कि 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में क्या है। अब 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में 4 आ जाएंगे, कौन कौन, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट, और एम मतलब क्या होता है, इंपोर्ट, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करेगा। अब 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल क्या होता है ये हम लोग एक एक कर पढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट। अब देखते हैं यहाँ पर कि 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में मतलब एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात किया गया है कि जितना भी जो डिमांड किया गया है, कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब जितना भी खर्च किया गया है हाउस होल्ड के द्वारा, और जितना भी खर्च किया गया है प्रोड्यूसर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, उन दोनों को अगर मिलाएंगे तो वो 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। क्योंकि यहाँ पर देखो कभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आया नहीं है, यहाँ देना देखना, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी में कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं आएगा, लेकिन वहीं ओपन इकोनॉमी में देखो तुरंत आ गया ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो ये बात याद रखना है। तो 2 सेक्टर में क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, और 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में आ गया सी प्लस आई प्लस जी, मतलब सरकार आ गई। अगर 3 सेक्टर आ गया मतलब अगर सरकार भी या सरकार के खर्चे को अगर जोड़ दिया जाए कि जितना उसके खर्चे की वजह से जितना डिमांड क्रिएट हुआ है, तो वो सब सारा एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगा 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में, ठीक है। और जहाँ तक ओपन इकोनॉमी के बारे में बात हुआ, जब सी प्लस आई प्लस जी और एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं, ये भी बात याद रखना है, क्लियर। तो आई होप सो ये चीज़ पूरा कंप्लीट होगा बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप लोगों का, इसमें कोई दुख और दुविधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग, 2 फंक्शन होता है, एक होता है कंजम्पशन फंक्शन, क्या क्या, एक होता है कंजम्पशन फंक्शन, और एक होता है हमारा सेविंग फंक्शन। दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सेविंग फंक्शन फटाफट पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। इसका जो डायग्राम है ना, वो मैं एक स्पेशल क्लास लूँगा डायग्राम का, वहाँ पर बता दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। डायग्राम 1-2 इंपॉर्टेंट है, वो डायग्राम हम लोग एक 5 मिनट या 6 मिनट के वीडियो में प्रॉपर तरीके से कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात रखना, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। देखो यहाँ पर ना थोड़ा चीज़ हम लोगों को ये समझना है कि देखो कंजम्पशन, देखो इनकम y इज इक्वल टू सी प्लस एस, मतलब क्या है, y को हम लोग यहाँ क्या डिनोट कर रहे हैं, इनकम, क्या डिनोट कर रहे हैं, इनकम, और ये हमारा c इज इक्वल टू कंजम्पशन,
और S इज इक्वल टू सेविंग। ये बात याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर इस वाले चैप्टर में जो हम लोग एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है, उसमें हम लोग y इज इक्वल टू C प्लस एस, मतलब क्या, इनकम प्लस कंजम्पशन। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर कंजम्पशन फंक्शन है तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू C ऑटोनोमस प्लस BY। ये क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन का। अभी इसके बारे में थोड़ा सा भी बताऊंगा, बड़ा बहुत मज़ेदार लगेगा आप लोगों को। और सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू C ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस BY यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर। अब यहाँ पर दो और आता है, एक आपको पता होना चाहिए कि APC क्या होता है। APC इज इक्वल टू C बाई वाई, ठीक है। C मतलब कंजम्पशन बाई इनकम। अब बताएंगे थोड़ा सा, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक आता है MPC का फॉर्मूला। MPC इज इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा वाई। सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए तो APS और MPS क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि आपका एवरेज प्रोपेंसिटी है, क्या आपको एवरेजली आप कितना कंज्यूम करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ MPS भी हो गया। अब APS का फॉर्मूला क्या होगा, S बाई वाई, और जो MPS का होगा डेल्टा S बाई डेल्टा वाई। डेल्टा S मतलब चेंज इन सेविंग, यहाँ पर बोलते हैं हम लोग चेंज इन सेविंग्स, ठीक है। और इसको चेंज इन इनकम क्या बोलेंगे, चेंज इन इनकम। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी, यहाँ चेंज इन कंजम्पशन, जो भी चेंज होगा कंजम्पशन में भी बताएंगे एक एक थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चेंज इन कंजम्पशन, यहाँ होगा चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट है कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, और होता है एक MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ये एक और इम्पॉर्टेंट आ गया भाई, है कि नहीं। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर वहाँ पर तो B लिखा हुआ है, D का क्या है, अब बता दो उसका भी। तो भाई बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस बी, 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC क्या होता है, MPS के बराबर, ठीक है। ये बात याद रखना है। और यहाँ पर B का मतलब होता है, B का मतलब होता है MPC। आई होप सो ये भी क्लियर होगा। अब उसके बाद ये भी दिख रहा होगा भाई कि सर यार ये बताओ, आप C के ऊपर एक छोटा सा बार लगा दिए हो, क्या है ये। तो ये होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब समझना कि ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, एक छोटा सा हम बता देते हैं यहाँ पर। देखो ऑटोनोमस कंजम्पशन वैसा कंजम्पशन है, जैसे अभी मान लो कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, है कि नहीं, तो आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे हो ना, है, कुछ ना कुछ तो आप खा रहे हो ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे हो ना। तो अगर बिना इनकम के, देखो मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। अगर बिना इनकम के अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, अगर कोई भी कंज्यूम क्या कर रहा है, कोई भी कंज्यूम अगर कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन। जैसे अभी तुम्हारा इनकम नहीं है लेकिन तुम कंज्यूम कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया, ठीक है। तो आई होप सो ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर बोल जाएगा तो आप लोग बोल दोगे, अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला तब। अब यहाँ पर दो चीज़ लिखते हैं, अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, छोटा सा देखते हैं कि अगर एक तरफ लिखते हैं इनकम, एक तरफ लिखते हैं हम लोग कंजम्पशन, एक तरफ लिखते हैं हम लोग सेविंग, ये छोटा सा एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब इनकम मान लो कि हमारा क्या है, इनकम पहले 0 रखते हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ मान लो कि 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, और सेविंग मान लो यहाँ होगा ही नहीं। अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर इनकम मेरा 20 रुपये हुआ, तो हम लोग सेविंग क्या करने लगे, कंजम्पशन क्या करने लगे, मान लो 10 का कंजम्पशन कर रहे हैं तो 10 का सेव कर रहे हैं, है कि नहीं। सेम उसी तरीके से अगर हमारा इनकम बढ़ा तो हमारा क्या हो जाएगा, आगे आगे चलता चलेगा। अगर 20 से 30 हुआ तो यहाँ पर भी 20 हो गया, यहाँ पर भी अभी कंजम्पशन इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर 40 बढ़ा तो मान लो ये 30 हो गया, ये भी सेविंग अभी भी 10 है, ठीक है। अब 50 हो गया, तो 50 के बाद क्या हो गया, अभी भी 30, अब यहाँ पर 30, यहाँ पर 20,
मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम्हारा इनकम बढ़ते जा रहा सब तुम खर्चा ही करते जा रहे हो, नहीं। एक समय तक ऐसा आएगा कि खर्चा आपका लिमिटेड हो जाएगा, आप उससे ज़्यादा खर्च नहीं करोगे। क्लियर। अब यहाँ पर समझ में आता है कि हम लोगों का कि सर यार ये तो आपने इनकम बता दिया, ये कंजम्पशन, ये सेविंग, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर ये दोनों को मिला देते हैं कंजम्पशन प्लस सेविंग को, तो हमारा क्या निकल जाता है एक तरीके से। आप बोलोगे सर कि यहाँ पर कंजम्पशन तो 5 है और 0 है, लेकिन यहाँ पर क्यों हुआ? तो भाई ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है कि अगर बिना इनकम के अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपका क्या हो गया? ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो अब मान लो कि अब मुझे APS निकालना है, या पहले हम लोग इधर ले लेते हैं कि हमको APC निकालना है, ठीक है। तो APC कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास दिया हुआ, अगर मान लो कि यहाँ पर बोला जाए कि सर इस वाले लेवल का आप निकालो APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ मेरा? इनकम दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ 30 और कंजम्पशन दिया हुआ 20, मतलब 0 0 कट गया। अब यहाँ पर क्या आएगा? अगर 2 से डिवाइड करें, देखो डिवाइड भी करना आना चाहिए, अब ऐसा नहीं कि आपको डिवाइड करना ना आए, ठीक है। अगर आप लोगों को डिवाइड, अब मान लो कि यहाँ मैं डिवाइड या यहीं पर कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर मिटा दूंगा, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब 3 को 2 से, तो अगर ये नंबर छोटा होता है इस नंबर से तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक तरीके से 0 और पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ 0 हो गया तो 3 6 से 18, तो ये 2 हो गया, 0 हो गया, फिर से 3 6 से 18, मतलब क्या आ गया? 0.66। ये हमारा क्या निकल गया? एक तरीके से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर यहाँ पर? आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब मान लो कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बोलता है इसी में, तो सेव हमने कितना करा? 10 करा। अब हमारा इनकम कितना था? 30, तो ये तो और आसान है, ठीक है। तो 3 3 9 मतलब 0.33, एक तरीके से यहाँ आ गया। सेम उसी तरीके से अब हम लोग करेंगे कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे करते हैं। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हो गया? अब एवरेज तो मतलब कितना चेंज हुआ? 20 से 30 इनकम, मतलब इनकम में चेंज कितना हुआ? चेंज इन इनकम 10, तो नीचे लिख दिए 10। चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ? कंजम्पशन हुआ 10, तो मतलब 10, तो 10 दोनों को काट देंगे तो क्या आ गया? आंसर यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर सेविंग है तो सेविंग में कितना चेंज हुआ? 0, ठीक है। इनकम में कितना चेंज हुआ? 10, तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके से 0, या इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट होगा सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन। अब हम लोग एक छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, तो हम बताया था आप लोगों को, एक होता है APS प्लस APC इज इक्वल टू 1, और एक होता था MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन में उतार देता हूँ भाई आप लोगों के लिए। लिखा हुआ है फाइंड, क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड C व्हेन कंजम्पशन C ऑटोनोमस इज इक्वल टू 200। उसके बाद बोला है MPC इज इक्वल टू 0.5। उसके बाद बोला है y इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ? y इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो बोला गया है, ठीक है, इतना बोला गया। तो यहाँ मेरे पास आंसर क्या होगा? अब आंसर समझते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिया गया, देखो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन ही आएगा, बस उसको समझ के चलते चलना है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या हम किस तरीके से करते हैं। अब मुझे क्या पूछा है? कंजम्पशन, मतलब क्या? कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। क्या निकालने बोला जा रहा है? कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। अब कंजम्पशन फंक्शन जो है, कंजम्पशन जो फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पहले सबसे पहले हम लोग को ये याद होना चाहिए। तो होता है सर, आपने बताया था, अभी बड़ा अच्छा बताया था, C मतलब कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू C ऑटोनोमस प्लस BY का मतलब B मतलब क्या होता है? MPC। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी, कोई प्यार मोहब्बत बनी रहनी चाहिए, है कि नहीं? सही बात है। अब देखिए यहाँ पर C इज इक्वल टू C ऑटोनोमस प्लस BY हो गया। अब यहाँ पर B का मतलब क्या है? तो C ऑटोनोमस प्लस MPC यहाँ पर लिख लेते हैं, और इंटू Y मतलब इनकम। अब C ऑटोनोमस का क्या है? C ऑटोनोमस 200 है, प्लस क्या हुआ है? MPC क्या दिया हुआ? 0.5 इंटू Y क्या? 1000, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक, देखो याद रखना, ठीक है। पॉइंट हटाएं, नीचे 1 आया, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 1 0 आ गया, बस नो परेशानी, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ 200 प्लस
5/10 इंटू 1000। अब ये 0 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल। अब ये 200 आ गया भाई। अब यहाँ पर कभी भी ना ये देख लो ना प्लस है, अब इधर उधर मत काट देना भाई, बता रहे हैं, क्योंकि ये इंटू में करता है, कभी प्लस माइनस में ऊपर नीचे नहीं करता है। इतना तो मैथ्स आप लोग जानते ही होंगे, इतना तो आई होप सो। अब यहाँ देखते हैं 5 इंटू 100, 500 आ गया, तो ये टोटल कितना हो गया 700 आ गया, मतलब सी कंजम्पशन कितना आ गया मेरा 700। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा आंसर निकल गया। तो आई होप सो ये पूरा क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर सर, चलिए ठीक है आपने बोल दिया, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप बता दो सर। तो यहाँ पर मैंने बोला कि सी ऑटोनोमस निकालने बोला है, सी ऑटोनोमस निकालने बोला है। अब तुम्हें दिया हुआ है कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस, या इसको छोड़ दो, इसको MPC दिया हुआ है तुम्हारे पास 0.5, ठीक है। उसके बाद हमारा C दिया हुआ है कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू 700, और उसके बाद इनकम दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना, और y इज इक्वल टू दिया हुआ 1000, ठीक है। यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब सर सी ऑटोनोमस निकालना है, कैसे निकालें, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, सुनील सर है ना। तो यहाँ फटाफट देख लेते हैं कंजम्पशन फंक्शन का, C इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस प्लस BY होता है। B का मतलब क्या होता है भाई, MPC होता है, जैसा सुनील सर ने बताया, बस याद कर लो, क्लियर। अब सी ऑटोनोमस का मतलब क्या, सी ऑटोनोमस रहने देते हैं यहीं पर, C के जगह पर हमने क्या लिखा 700, इसमें भी कोई परेशानी नहीं सर, लिख देंगे, दिया हुआ है। अब प्लस MPC, B का मतलब होता है सर, आपने बताया कि अभी B का मतलब MPC होता है, तो MPC का मतलब क्या, यहाँ पर 0.5 इंटू 1000 होता है सर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी ऑटोनोमस प्लस, अब यहाँ पर समझना पड़ेगा हम लोगों को कि 5 नीचे 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो इंटू 1000 आएगा, ठीक है। 1 0 कटा, इसका मतलब यहाँ 700 आ गया, यहाँ भी 700 आ गया, आराम आराम से देखना, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। सी ऑटोनोमस प्लस 5 इंटू 100 कितना हो गया 500, इसका मतलब क्या हो गया, सी ऑटोनोमस इज इक्वल टू 700 माइनस इधर का, जब इधर आता है ना इज इक्वल टू के इधर, तो ये क्या होता है माइनस होता है, तो मेरा सी ऑटोनोमस इज इक्वल टू क्या हो गया 200, क्लियर। क्या बात है कि नहीं, आंसर भी आ गया भाई। तो चलिए आई होप तो ये वाला पूरा कंप्लीट होगा, एक बार देख लीजिए, अगर आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं, इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगा। अब आते हैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन, MPS का क्वेश्चन आते हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को और भी मजा आएगा, ठीक है। अब देखते हैं जल्दी से हम लोग, एक और क्वेश्चन है मैंने लाया है आप लोगों के लिए, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड सेविंग फंक्शन, बोला है फाइंड सेविंग फंक्शन, जिसको S से डिनोट करते हैं, व्हेन, जब दिया हुआ है तुम्हारे पास C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.5y, ये दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ तक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आप याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार ऐसे कर दे रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन फटाफट करते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला गया हमारा सेविंग फंक्शन, तो सेविंग फंक्शन अगर दिया हुआ है, हमारा कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, तो कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू क्या है 500 यहाँ पर अच्छे से 500 प्लस 0.5y दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखना ये पड़ेगा हम लोगों को कि C यहाँ पर, हाँ ठीक है कोई नहीं। अब 500 प्लस 0, अब मतलब ये कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो कंजम्पशन फंक्शन का C ऑटोनोमस प्लस BY, तो इसका मतलब क्या, इसके ऊपर कौन सा है, इसके ऊपर कौन सा है कि नहीं, हो गया कि नहीं, काम हो गया। मतलब गिवन हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, मतलब C ऑटोनोमस दिया हुआ 500, हमारा MPC, B का मतलब क्या होता है MPC, B का MPC होता है, तो इसका 0.5 दिया हुआ है, क्लियर है कि नहीं, पूरा मस्ती से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हमारा सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू C ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस BY, क्या बात है सर।
आपने ये भी बता दिया। अब सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई, अब बी वाई का मतलब बोला है तो यहाँ पर देख लेते हैं सी ऑटोनोमस क्या दिया हुआ है। सी ऑटोनोमस दिया हुआ है 500 प्लस 1 माइनस बी, 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस 0.5 और यहाँ पर y दिया हुआ है। यहाँ पर एक और चीज़ आप ऐड कर लेना, यहाँ y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1000, ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू 1000, ठीक है, ये हमारा गिवन दिया हुआ था। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा कि 500 प्लस 1 माइनस 0.5 y की जगह पर क्या आ गया इंटू 1000। और आसान कर देते हैं थोड़ा सा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा इस पर भी मैं अभी थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बता दूंगा। s इज इक्वल टू हो गया तो 500 अगर प्लस करेंगे तो 1 माइनस 0.5 आएगा, तो 0.5 इंटू 1000, पॉइंट हटा, नीचे 10 आया, 0 कटा, इसका मतलब 500 प्लस 500, तो s इज इक्वल टू सेविंग फंक्शन कितना हो गया 1000। पूरा सेविंग फंक्शन कितना हो गया 1000 हो गया। तो आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से आपका क्लियर होगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। क्लियर, ठीक है, क्या बात है। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें और मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा 1 2 3। अब देखो एक क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को एपीएस और एपीएससी से, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हें दिया हुआ है एमपीएस, देखो क्वेश्चन है, ठीक है, एमपीएस दिया हुआ है 0.2, ठीक है, एमपीएस 0.2। उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2000 करोड़ दिया हुआ है, और सी ऑटोनोमस दिया हुआ है तुम्हारे पास 200 करोड़, ठीक है। तो हमें आप निकाल के बताओ कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा। सी निकालना है, क्या निकालना है, कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। तो अब कंजम्पशन फंक्शन क्या निकालेंगे, तो कंजम्पशन फंक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कंजम्पशन फॉर्मूला होता है सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई, ठीक है, सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई। अब सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई का मतलब क्या हो गया, तो बी का मतलब होता है एमपीसी और यहाँ पर दिया हुआ है एमपीएस, ठीक है। तो एक बात याद रखो कि यहाँ से हम लोग एक चीज़ कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 इसको माइनस चला जाएगा, एमपीएस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा एमपीसी, ठीक है, यहाँ पर। तो मतलब एक और फॉर्मूला हम लोगों को पता चला क्या, कि 1 माइनस एम पी एस इज इक्वल टू एम पी सी, या फिर बोला जाए 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू एम पी एस, ये वाला चीज़। या फिर मान लो कि एवरेज दिया हो, मतलब 1 माइनस ए पी एस इज इक्वल टू ए पी सी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और 1 माइनस ए पी सी इज इक्वल टू ए पी एस, ठीक है। तो ये वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसको जब मैं सैम्पल पेपर डिस्कस करूंगा तो और भी अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑटोनोमस मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब सी ऑटोनोमस का क्या आ गया, तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू एम पी सी था, तो यहाँ पर एम पी एस दिया हुआ है, तो बी इज इक्वल टू एम पी सी, तो एम पी सी निकाला कैसे जाता है भाई, एम पी सी निकालते हैं हम लोग 1 माइनस एम पी एस, अगर एम पी एस दिया रहता है तो 1 माइनस एम पी एस, तो 1 माइनस 0.2, तो 0.2 को करेंगे तो 0.8 आएगा, ठीक है। तो हमारा एम पी सी क्या निकल गया, एम पी सी क्या निकल गया 0.8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सी ऑटोनोमस दिया हुआ भाई, सी ऑटोनोमस दिया हुआ 200 करोड़, प्लस बी कितना दिया हुआ है, एम पी सी कितना दिया हुआ है 0.8, और इनकम तो सर ने बताया ही है 2000 करोड़ का, ठीक है। तो सी क्या होगा, तो यहाँ पर 200 प्लस 0.8 मतलब 8/10 इंटू 2000, ठीक है, ये कट गया, इसका मतलब क्या हो गया 200 प्लस 8 टू जा 1600, इसका मतलब क्या हो गया टोटल 1800 करोड़, टोटल कितना आ गया 1800 करोड़, मतलब कंजम्पशन फंक्शन कितना हो गया 1800 करोड़ का, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो आई होप सो आप लोगों का पूरे अच्छे तरीके से ये वाला कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ भी क्वेरी और भी है कि सर
आप ग्राफ बोर्ड पर ही बता दो तो बोर्ड पर ही बता देंगे एक बार, फिर 5-6 मिनट का वीडियो होगा उसमें कवर करेंगे। तो आज हमारा पहला जो 1 नवंबर का क्लास था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरीके से हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को जो मिशन 2024 है उसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बैंकिंग बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कि भाई एमपी से वहाँ पर मेरा सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है, डिफ्लेशन होता है तो क्या होता है। तो 2 नवंबर को हम लोग जो कल है वो हम लोग बैंकिंग को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। हम लोग बोर्ड पर भी कवर कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू वहाँ भी, जैसा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ आप लोग देख पा रहे होंगे, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो जैसा भी होगा वैसा हम लोग करेंगे, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगा। जैसे ज़्यादातर ना मेरे को ये लगता है कि यार ये वाले टॉपिक ना ज़्यादातर मतलब फेस टू फेस आकर पढ़ाया जाए तो और भी मज़ा आएगा। तो ये आई होप सो मेरा सबसे पहला वीडियो होगा जो पूरे एक तरीके से बोर्ड पर मैंने आके पढ़ाया है, और आई होप सो ये एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं आज तक कोचिंग में ही पढ़ाता आया हूँ। तो थोड़ा सा ये वाला कि भाई ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाए, तो इसके बारे में मैं सोच रहा था, और मैंने सोचा कि ये सही समय है 2024 जहाँ पर स्टार्ट किया जाए। तो आप लोगों को कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए मेहनत होता है, अब मेहनत करते रहेंगे, आप लोग भी मेहनत करते रहिए, और आप लोगों को जो भी चाहिए या जो भी आप लोगों का डिमांड है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सर ऐसे पढ़ाओ, सर ऐसे पढ़ाओ, आप लोग जितना भी बोलोगे वो हमारे लिए एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको हम कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। यार कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, मस्ती से दोनों को ही पढ़ेंगे। और चलिए नमस्कार और जय हिंद, मिलते